Hello students and welcome back to my accountancy class. Hope you all are fine and safe at your home. So today we will start with a new chapter that is cash book. कैश बुक आपको नाम से ही लग रहा होगा कि ये कोई बुक है जिसमें कैश से रिलेटेड चीज़ें होनी है, राइट? सो कैश बुक क्या होता है, मेरे साथ साथ लिखते चलिएगा. दिस बुक is used for recording all transactions relating to cash as well as bank receipt and payments. ओके, सो ये एक बुक होती है, एक किताब होती है जिसमें हमें रिकॉर्ड करने होते हैं सिर्फ वो ट्रांजैक्शन जिसमें कैश होता है, कैश या बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस. ठीक है, या तो कैश या कोई चेक हमें मिल रहा होगा या तो हम पेमेंट कर रहे होंगे उस कैश की, या तो अपने चेक के थ्रू या बैंक पेमेंट कैसे भी हम कर रहे हों. ठीक है, इसमें क्रेडिट वाली चीज़ें रिकॉर्ड नहीं की जाती हैं. ठीक है, क्योंकि इसमें क्या करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ कैश और बैंक ट्रांजैक्शन के रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स को लिखना होता है, रिकॉर्ड करना होता है. यहाँ पे रिसिप्ट्स का मतलब होता है मिलना, जो चीज़ें हमें मिली, कैश एक्चुअल में कैश मिला. ठीक है, जर्नल में हमने क्या सीखा था कि जैसे ही कोई भी इवेंट होता है हम तुरंत उसकी एंट्री पास कर देते हैं, लेकिन कैश बुक में हम सिर्फ वही एंट्रीज पास करेंगे जो कैश और बैंक से रिलेटेड होगी. और इसमें क्रेडिट मतलब उधार वाली चीज़ों का यहाँ कोई रोल नहीं होता, हमें उससे कोई मतलब नहीं है. ठीक है, तो कैश एंड चेक रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड. इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा, ये पॉइंट नंबर 1 कर लीजिए, ये पॉइंट नंबर 2. कैश एंड चेक रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड. जो भी चेक या कोई भी कैश हमें मिल रहा है, रिसिप्ट मतलब मिला, जब कोई भी चेक या कैश हमें मिलता है तो हम कैश बुक के डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देते हैं. ठीक, उसी तरह अगर कैश एंड चेक पेमेंट्स, अब यहाँ पेमेंट्स की बात हो रही है, अगर आपने पे किया चेक या कैश के थ्रू, वो कहाँ रिकॉर्ड होंगी? दे आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड. ओके, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कैश बुक एक बुक होती है जिसे हम यूज करते हैं क्या रिकॉर्ड करने के लिए? वो सारे ट्रांजैक्शन जो कैश और बैंक से रिलेटेड होती हैं. ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, not the credit transactions. Okay, now हमने सेकेंड पॉइंट में क्या देखा कि कैश और चेक रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड. अगर हमें चेक या कैश मिल रहा है तो हम उसे डेबिट साइड में करते हैं. रिसिप्ट मतलब मिला तो हमने उसको डेबिट में कर दिया. पेमेंट मतलब हमारे पास से पैसे गए या बैंक बैलेंस कम हो गया तो हम उसको क्रेडिट साइड में लिख देते हैं. ठीक, और इसकी एक खास बात होती है कि कैश बुक जो होता है ना, ये एक स्पेशल फीचर होता है. कैश बुक परफॉर्म्स द function
ऑफ बोथ जर्नल एंड लेजर। लेजर आप अभी इसके नेक्स्ट चैप्टर में सीखोगे, जर्नल जिसमें हम बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो कैश बुक क्या होती है, ये परफॉर्म करता है दोनों के फंक्शंस को, जर्नल का भी फंक्शन परफॉर्म करता है और लेजर का भी फंक्शन परफॉर्म करता है। दैट इज वाई इट इज known as journalized ledger। ओके, हो सकता है आपको 1 मार्क क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि वाई कैश बुक इज नोन एज जर्नलाइज्ड लेजर, तो आप आंसर लिख सकते हो कैश बुक परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ बोथ जर्नल एंड लेजर, दैट इज वाई इट इज नोन एज जर्नलाइज्ड लेजर। ओके, चलिए अब देखते हैं कि कैश बुक का क्या फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा कैश बुक, ऐसे हम हेडिंग लिखते हैं और ये टी फॉर्म का होता है, जैसे हम जनरली अकाउंट्स बनाते हैं। ओके, अकाउंट्स का फॉर्मेट क्या होता है, अकाउंट बनाने का टी शेप फॉर्मेट। ओके, फिर हमें यहाँ पे डेट लिखनी होती है, डेट, देन ये होता है हमारा लेजर फोलियो, और ये डेट। ठीक, ऐसा हम बनाते थे, इधर पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो। ठीक, और यहाँ पे हम कैश लिखेंगे क्योंकि ये कैश बुक बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेबिट साइड और ये हो गया हमारा क्रेडिट साइड, तो हम इसे DR और CR से डिनोट कर देते हैं। ठीक, तो डेट का कॉलम पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो एंड कैश, डेट, लेजर फोलियो, कैश। ओके, तो दोनों तरफ इक्वल इक्वल होता है आपके कॉलम्स। देखिए, तो ये हो गया हमारा परफॉर्मा ऑफ कैश बुक। देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैश बुक। ओके, सो कैश बुक जो होती है वो हमारी 2 तरीके की होती है, एक होती है सिंगल कॉलम और एक होती है डबल कॉलम। ठीक, एक होती है सिंगल कॉलम कैश बुक और एक होती है डबल कॉलम कैश बुक। तो सिंगल कॉलम जो मैंने ये बनाया है ये आपका सिंगल कॉलम है। कैसे? क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ कैश लिख के रखा हुआ है, लेकिन जब आपको बोल दिया जाए डबल कॉलम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो हम यहाँ पे डबल कॉलम अगर हमें बनाने को बोल दिया जाए तो ये डबल कॉलम ऐसे बनता है, यहाँ पे एक बैंक का भी कॉलम आ जाता है। ठीक है, तो उस केस में हमारे डेबिट साइड में 1 2 3 4 5 कॉलम्स हो गए डेबिट साइड में एंड 5 कॉलम्स हो गए क्रेडिट साइड में। लेकिन अगर सिंगल कॉलम बोलता तो हम ये बैंक वाला कॉलम नहीं बनाते, बस कैश तक रहता। ठीक है, तो होप आपको ये सिंगल कॉलम और डबल कॉलम में अंतर पता चल गया होगा। ठीक है, तो जब भी आपको बोला जाए सिंगल कॉलम, इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ कैश वाले ट्रांजैक्शंस को लिखना होगा। जब बोला जाए डबल कॉलम बनाना है आपको और उसमें बैंक के भी ट्रांजैक्शंस होंगे, तब आप यहाँ पे ऐसे डबल कॉलम बनाओगे। ठीक, तो एक कॉलम में हम कैश का लिखते हैं और एक कॉलम में हम बैंक का अमाउंट्स लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कुछ ट्रांजैक्शंस कैसे कैसे हम इसमें करते हैं। तो आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कैश बैलेंस ओपनिंग। आपको क्वेश्चन में ये दे के रखा होगा कि ओपनिंग कैश बैलेंस आपको इतनी रुपीस दे के रखी हुई है। ठीक, तो आप इसको कैसे पोस्ट करते हो? इसी तरह जैसे कैश बैलेंस दिया है वैसे ही बैंक बैलेंस भी दिया होता है।
ठीक है। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, मतलब जैसे कि आप एक नए मंथ में आए हैं तो जो पिछले मंथ का जो बचा हुआ बैलेंस होता है वो इस मंथ ओपनिंग कहलाता है। ठीक, तो ओपनिंग कैश बैलेंस एंड ओपनिंग बैंक बैलेंस को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं अपनी कैश बुक में, चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक, और हम यहाँ पे कैश वाला अमाउंट लिख देते हैं और यहाँ पे जो भी हमारा बैंक का अमाउंट होगा वो लिख देते हैं। ठीक, ये क्या है हमारा ओपनिंग बैलेंस। ठीक, होप आपको ये पोस्टिंग करना आ गया। अब एक बात को आपको एकदम ध्यान से बहुत बारीकी से क्वेश्चंस में देखनी पड़ेगी कि कभी कभी जो बैंक का बैलेंस देता है ना तो वो दे देता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट। इस केस में आप अगर ऐसे करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि आपने विड्रॉ कर लिया पैसा बैंक में से, ज़्यादा विड्रॉ कर लिया जितना कि आपने डिपॉजिट किया था। ठीक है, आपकी डिपॉजिट मान लीजिए 10,000 की थी और आपने विड्रॉ कर लिया 12,000, मतलब उसमें से ड्राइंग्स कर ली 12,000 की, तो ये क्या हो जाता है, ये होता है ओवरड्राफ्ट। और अगर आपको क्वेश्चन में बैंक बैलेंस मतलब ओपनिंग बैंक बैलेंस की जगह दे दे कि ओपनिंग ओवरड्राफ्ट बैलेंस, तो आपको उस केस में यहाँ ना लिख करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक, हम पिछले वाले मंथ से ब्रॉट डाउन कर रहे हैं और फिर हम बैंक साइड में जो भी अमाउंट होगा वो हम लिख देंगे। ठीक, और एक हाँ इस बात का ध्यान आप दे सकते हैं कि ओवरड्राफ्ट कैश के केस में नहीं होता है। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कैश के केस में ओवरड्राफ्ट जैसी चीज नहीं होती है। ठीक, तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट की एंट्री हमने पोस्ट कर दी। ठीक, होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। ठीक, अब आपको जो भी क्वेश्चन में ट्रांजैक्शंस दी होंगी उसको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि कौन सा ट्रांजैक्शन में हमें पैसे मिल रहे हैं, यानी कि रिसिप्ट। अगर रिसिप्ट हो रहा है तो हम डेबिट साइड में लिखते हैं और अगर हम कोई पेमेंट कर रहे हैं तो हम उसे क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ समझाने के लिए आपको लिख दिया है कि रिसिप्ट जब भी हो, पैसे हमें मिल रहे हैं या चेक मिल रहा है तो हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते जाते हैं। और अगर हमने कोई पेमेंट्स की है या तो कैश के थ्रू या हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया है तो हम उसे क्रेडिट साइड में शो करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को समझने के बाद हमने ये समझा कि जब भी हमारा कैश बढ़ता है या जब भी हमारा बैंक में पैसे बढ़ते हैं तो हम डेबिट साइड में लिखते हैं, और जब भी हमारा पैसा कम होता है चाहे कैश के थ्रू चाहे बैंक के थ्रू, अगर हमारा कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस कम होता है तो हम उसे क्रेडिट साइड में शो करते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए अब देखते हैं कि कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री, इसको आप हमारे साथ साथ लिखते चलिए। दोज ट्रांजैक्शंस which affect both cash as well as bank। कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्री होती है जिसमें जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें एक ही ट्रांजैक्शन में कैश और बैंक अकाउंट दोनों इफेक्ट करता है। ठीक है, तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि किस टाइप की होती है कॉन्ट्रा एंट्री। आपको क्वेश्चन में दे देगा कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ओके, या तो ये सेंटेंस देगा या तो एक वर्ड में आपको बता देगा बैंक्ड।
अगर आपको क्वेश्चन में बैंक्ड लिखा होगा तो घबराइएगा मत, इसका मतलब होता है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। क्वेश्चन में आपको कुछ भी दे दिया जा सकता है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक या तो बैंक्ड रुपीस इतना, ठीक है। तो लेट्स से ये हमारी कंपनी है, ठीक है, कंपनी, और ये बैंक है जिसमें हमारा बैंक अकाउंट खुला हुआ है, ठीक। तो हमारी कंपनी से कैश निकाल के हमने बैंक में हमने पैसे जमा कर दिए, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि कैश मान लेते हैं 10,000 का निकाला, अपनी कंपनी से कैश निकाला और डिपॉजिट कर दिया बैंक में, ठीक। तो इस केस में क्या हुआ कि कैश का पेमेंट हो गया, यानी कि कैश हमारे पास से कम हो गया, लेकिन बैंक में तो बढ़ गया। तो यहाँ पे बैंक में क्या हुआ, रिसिप्ट हुआ, और कैश में क्या हुआ, पेमेंट हुआ, ठीक। तो अगर हम इसको जर्नल एंट्री से समझें, तो अगर आपको जर्नल बनाने को बोलता तो आप क्या लिखते, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इसकी जर्नल एंट्री हो जाती बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि बैंक में पैसे गए तो डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक। तो बैंक में पैसे आ गए तो हमने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया, और क्या करेंगे, टू कैश अकाउंट, और कैश हमारे पास से चला गया, तो हमने ये एंट्री पास कर दी। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इस ट्रांजैक्शन में बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट दोनों इफेक्ट हो रहे हैं। तो इसको कैसे हम पोस्ट करेंगे अपने कैश बुक में, देखिए हमने क्या लिखा कि बैंक अकाउंट डेबिटेड विथ 10,000, ओके। तो बैंक अकाउंट को हमने डेबिट किया है 10,000 से, तो हम क्या करेंगे, बैंक कॉलम में 10,000 डेबिट साइड में लिख देंगे, ठीक। बैंक कॉलम में बढ़ गया है पैसा, 10,000 रुपये से बढ़ा है, लेकिन किसकी वजह से बढ़ा है, कैश जमा करने की वजह से, तो टू कैश अकाउंट, ठीक। देखिए हम जब भी डेबिट साइड में लिखते हैं तो टू लिखते हैं, टू करके जो भी, और जब भी हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं तो बाय लगा देते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेडिशन है, चला आ रहा है, तो हमें भी लगाना पड़ेगा। तो हाँ, बैंक अकाउंट हमारा बढ़ गया 10,000 रुपये से, किसकी वजह से, टू कैश, कैश की वजह से, तो हमने टू कैश किया। देखिए यहाँ पे हमने किया था ना, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जर्नल एंट्री बन रही है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। हमने 10,000 से बैंक कॉलम को लिख दिया, बढ़ा दिया, 10,000 से हमारा बैंक अकाउंट बढ़ चुका है, ठीक। अब इसी तरह कैश, देखिए कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है 10,000 से, ठीक। तो कैश कॉलम में यानी कि पैसा कम हो गया है, तो 10,000 रुपये हम यहाँ लिख देंगे कैश में, क्रेडिट साइड, और किसकी वजह से हुआ है ये, बैंक में पैसे जमा करने की वजह से, बैंक अकाउंट। तो अगर आप ये देखें इसकी जर्नल एंट्री यहाँ पे कैसे आपको दिख रही होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, यानी कि कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट किया हुआ है, ठीक है। चलिए अब अगर आप देखें तो इस ट्रांजैक्शन में दोनों अकाउंट इफेक्ट हुआ है, ठीक। तो इसी को बोलते हैं हम कॉन्ट्रा एंट्री। लेकिन आपको ऐसे सी, लेजर फोलियो कॉलम में ऐसे सी से डिनोट करना पड़ेगा। इसका मतलब होता है कि ये जो एंट्री पास किया गया था ये कॉन्ट्रा एंट्री थी, ठीक है। तो सी को डिनोट करना ज़रूरी होता है इस केस में, कॉन्ट्रा एंट्री के केस में आपको ये सी मेंशन करना ज़रूरी होता है। सी स्टैंड फॉर कॉन्ट्रा एंट्री, ओके, ताकि आपको जो भी एग्जामिनर है उसे देख के समझ में आ जाए, या जो भी आपका कैश बुक पढ़े तो उसको ये देख के समझ में आ जाए कि ये अच्छा, ये जो ट्रांजैक्शन हुआ था ये कॉन्ट्रा एंट्री थी, मतलब दोनों अकाउंट इफेक्ट हुए थे, या तो हमने बैंक में पैसे डाल दिए होंगे या तो हमने बैंक से पैसे निकाल लिए होंगे, ठीक। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल, नेक्स्ट कॉन्ट्रा एंट्री क्या हो सकती है, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक।
जैसे हमने यहाँ पे कैश को डिपॉजिट किया था बैंक में, अब हम अपनी कंपनी में, ये हमारी कंपनी है और ये बैंक है हमारा, ठीक। तो हमने बैंक में से पैसे निकाल लिए, ठीक। हमने बैंक में से पैसे निकाल लिए, मान लीजिए 10,000 रुपये हमने बैंक से निकाला, तो बैंक का बैलेंस तो कम हो गया लेकिन हमारा कैश बैलेंस बढ़ गया, ठीक। तो कैश बैलेंस में मतलब कैश कॉलम मतलब रिसिप्ट हुआ कैश का, हमारी कंपनी में रिसिप्ट हुआ, ठीक। और इसमें बैंक का क्या दिखा देगा, पेमेंट दिखा देगा, ठीक। तो अगर हम इसकी जर्नल एंट्री करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास कैश आया तो कैश इज व्हाट कमिंग इन, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, बैंक से हमने निकाल लिया, ठीक। बैंक की वैल्यू कम हो गई तो ये हो जाएगा 10,000 रुपये, ये हो जाएगा 10,000 रुपये, क्योंकि 10,000 रुपये हमने विड्रॉ कर लिया था, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकते हैं कि कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अगर आपको ये दे तो भी ठीक, ना दे तो भी ठीक, ठीक है, हम यही मानते हैं। कुछ बच्चे क्या समझते हैं कि कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक केवल इतना दिया होता है तो उसे पर्सनल विड्रॉ निकाल समझ लेते हैं, मतलब कि कैपिटल मतलब ओनर जो है वो विड्रॉ कर लिया है फॉर देयर पर्सनल यूज। ओके, सो ये ऐसा नहीं समझना है। अगर आपको दिया है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, इसका यही मतलब होता है कि फॉर ऑफिस यूज। ओके, अगर ये नहीं दिया है तब भी, और अगर दिया है तब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। तो चलिए, हमने जर्नल एंट्री पास कर दी है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट में पैसे बढ़ रहा है, 10,000 से डेबिट हुआ है, तो हम यहाँ पे कैश अकाउंट में डेबिट कर देंगे, कैश कॉलम में 10,000 लिख देंगे क्योंकि ये बढ़ गया है, और किसकी वजह से, टू बैंक अकाउंट की वजह से। और हमने बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया है 10,000 से, तो हम बैंक कॉलम को 10,000 से कम कर देंगे, ठीक। और ये किसकी वजह से हुआ है, बाय कैश की वजह से। इस एंट्री में भी बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट दोनों इफेक्ट हो रहे हैं, एक कम हो रहा है एक घट रहा है, एक कम हो रहा है एक बढ़ रहा है, तो यहाँ पे भी सी लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो सी डिनोट्स फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। और कभी कभी आपको क्वेश्चन में दे देता है कैश withdrawn from bank for personal use। आपको ये पर्सनल यूज के लिए आपने कैश निकाल लिया, ठीक। तो जब पर्सनल यूज के लिए कैश निकालते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं, ठीक। और हमारी जर्नल एंट्री क्या बन जाती है इस केस में, जर्नल एंट्री ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश, ठीक, टू कैश या बैंक एज द केस में बी अकाउंट। ओके, तो ये होती है हमारी जर्नल एंट्री। अब इसमें देखिए कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों नहीं इफेक्ट कर रहा है, या तो कैश हो रहा होगा या तो बैंक हो रहा होगा, ठीक। तो ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी, ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा कि हमारे पास से, हमारे बिजनेस में से पैसे कम हो गए, उसने निकाल लिए हैं तो पैसे कम हो गए, यानी कि हम इसको कहाँ पे लिख शो कर देंगे, क्रेडिट साइड में बाय ड्राइंग्स अकाउंट, ये हो जाएगा हमारा जो भी अमाउंट होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि आप कंफ्यूजन में ना हो जाएं कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया तो इसमें हमारी जर्नल एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, और उसी हिसाब से हम वहाँ पे पोस्टिंग कर देते हैं और हम सी का सिंबल बना देते हैं। इट स्टैंड फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। ओके, कॉन्ट्रा एंट्री का यही मतलब होता है कि विच इफेक्ट बोथ कैश एज वेल एज बैंक अकाउंट। ओके, चलिए एक नया केस देखते हैं हम लोग। चेक रिसीव्ड, चेक्स रिसीव्ड। ओके, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा
मान लेते हैं आपको एक चेक मिला, अ चेक ऑफ ₹5,000 is received on 1st January 16 फ्रॉम मोहन। ठीक है, मान लेते हैं आपको मोहन से 1 जनवरी को एक चेक मिला 5,000 रुपये का। ठीक, तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। ठीक, मान लीजिए आपका एक बिजनेस है और मोहन ने आपको एक चेक दिया 5,000 का, तो इस केस में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो आप क्या करोगे कि डिपॉजिट कर दोगे उस चेक को इमीडिएटली इनटू द बैंक, ओके, ऑन सेम डे, उसी दिन 1 तारीख को जैसे ही आपको चेक मिला आप थोड़ी देर बाद जाके डिपॉजिट कर दिए ऑन द सेम डे। ठीक, या तो आप क्या कर सकते हो कि अभी आप रखे रहोगे कि अभी मैं नहीं जाऊंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप मान लीजिए 2-3 दिन बाद जाते हो उसको डिपॉजिट करने, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, उस दिन नहीं, 1 तारीख को नहीं, 2-3 दिन बाद, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं ऑन 4th जनवरी। ठीक है, 4th जनवरी 2016 को आप गए। ठीक, यानी कि 1 जनवरी को मिला चेक और आपने 4th जनवरी को जाके डिपॉजिट किया। तो इन दोनों केसेस में क्या होता है, जब आप डिपॉजिट कर देते हो उसी सेम डे पे, तो आप जर्नल एंट्री पास करोगे 1 जनवरी 2016 को एक जर्नल एंट्री पास करोगे, वो होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मोहन अकाउंट। ठीक, ये जर्नल में हमने सीखा था कि जब हमें कैश मिलता है तो चेक मिलता है और हम तुरंत जाके डिपॉजिट कर देते हैं, तो हम उसमें लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया। फिर उसके बाद मोहन अकाउंट, क्योंकि ही इज़ द पर्सन हु इज़ गिविंग, सो जो गिवर होता है हम उसको क्रेडिट करते हैं, तो हमने क्रेडिट कर दिया। कितना रुपए? 5,000 रुपये। और इसको अगर हम अपने कैश बुक में पोस्ट करना चाहें तो हम यहाँ पे पोस्ट कर देंगे 1 तारीख को 1 Jan 16 को टू मोहन। ठीक, और हमारा बैंक बैलेंस 5,000 से बढ़ चुका है ना, यही तो किया, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मोहन अकाउंट, तो टू मोहन अकाउंट 5,000 रुपये बैंक साइड में, क्योंकि ये हमारा बढ़ गया है 5,000 रुपये से। अब ये सेकंड केस देखते हैं हम लोग। ठीक है, सेकंड केस में आपने उसी दिन जाके नहीं डिपॉजिट किया, आपने कुछ दिन बाद जाके डिपॉजिट किया। ठीक, तो 1 तारीख को जो भी आपने 1 तारीख को जब आपको ये चेक मिला होगा, तब उस दिन आप कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि आपने अभी तक डिपॉजिट नहीं किया है बैंक में जाके, आपका बैंक का बैलेंस बढ़ा नहीं है अभी। ठीक, तो कैश बुक में नहीं आप रिकॉर्ड करोगे। हाँ, लेकिन आपको एक जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी अपने सॉल्यूशन में, मतलब कैश बुक के बाहर वर्किंग नोट में दिखा सकते हैं आप, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड 5,000 रुपीज़ टू मोहन अकाउंट 5,000 रुपीज़। ठीक, मोहन ने आपको चेक दिया था जो कि अभी आपके पास ही, आपके हाथ में ही है, तो इसीलिए आप चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू मोहन अकाउंट करोगे। 1 तारीख की जर्नल एंट्री ये बनेगी, लेकिन आप इसको कैश बुक में नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे कोई बैंक या कैश वाला ट्रांजैक्शन तो हुआ ही नहीं अभी तक, ना तो कैश बढ़ा है ना तो बैंक बैलेंस बढ़ा है। कैश तो बढ़ ही नहीं सकता क्योंकि चेक इन्वॉल्व है, तो बैंक बैलेंस तो बढ़ा ही नहीं है अभी तक, तो आप कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक, लेकिन जब 4 जनवरी आ जाएगी और आप डिपॉजिट कर दोगे अपने बैंक में, तो पैसे बढ़ जाएंगे आपके। ठीक है, 5,000 रुपये से, तो क्या करोगे आप, उस डेट को 4 जनवरी को आप जो भी होगा उसको आप रिकॉर्ड करोगे कैश बुक में। देखते हैं इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी। देखिए, आपके बैंक में बढ़ गया बैंक बैलेंस 5,000 रुपये से। ठीक,
और हमने पहले जब चेक हमें मिला था तो हमने उसे चेक इन हैंड किया था, तो ये डेबिट था। अब क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। चेक इन हैंड टू चेक इन हैंड अकाउंट 5000। ओके, ये चीज़ें हम ऑलरेडी जर्नल में सीख चुके हैं, तो इतना ज़्यादा परेशान नहीं हुई है। इसीलिए हमने बोला था आपसे बार बार कि जर्नल एंट्री को एकदम अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि वही सारी चीज़ें आपके नेक्स्ट चैप्टर में आने वाली हैं। इनडायरेक्टली आपको जर्नल एंट्री पास करनी ही करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इस केस में देखिए, ये सेकंड वाले केस में जब 1 तारीख को चेक मिला था तो हम उसको कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन जब हम डिपॉजिट कराएंगे 4 जनवरी को, तब हम क्या करेंगे, टू चेक इन हैंड लिख देंगे अपने डेबिट साइड में। 4 जनवरी को टू चेक इन हैंड अकाउंट लिख देंगे और हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा 5000 रुपये से, ठीक है। तो होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड टिल हियर। चलिए देखिए, कैश बुक ऐसा होता है, एक होता है सिंगल कॉलम, एक होता है डबल कॉलम, ठीक है। और सिंगल कॉलम में हम बैंक कॉलम नहीं बनाते हैं, उसमें सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। क्वेश्चन में आपको सिर्फ कैश वाले ही ट्रांजैक्शन दिए होंगे, और अगर आपको क्वेश्चन में बैंक और कैश दोनों के दिए होंगे तो उस केस में आपको डबल कॉलम कैश बुक बनाना होगा, जिसमें कि हम कैश के साथ साथ बैंक कॉलम भी बनाते हैं दोनों साइड, ठीक है। और बीच में एक लेजर फोलियो होता है, और जब ओपनिंग बैलेंस दिया होता है कैश और बैंक का, तो हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं और जितना अमाउंट कैश में दिया होता है ओपनिंग वो लिखते हैं और बैंक का अमाउंट लिखते हैं। और अगर बैंक की जगह पे दिया हो बैंक ओवरड्राफ्ट, तो हमें क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना पड़ता है, और ये कैश में ओवरड्राफ्ट नहीं होता, ठीक। हमें जब भी पैसे मिलेंगे, हमारे जब भी पर भी पैसे इंक्रीज हो रहे हैं, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो हम डेबिट साइड लिखते हैं, और अगर हमारे पैसे कम हो रहे हैं तो हम क्रेडिट साइड लिख देंगे, ठीक है। और जब भी कोई एंट्री दोनों इफेक्ट करेगी, कैश और बैंक दोनों को इफेक्ट कर रही होगी, तो वो कॉन्ट्रा एंट्री का केस होता है। उसे रिकॉर्ड करने के बाद हम सी डिनोट कर देते हैं, सी का सिंबल लगा देते हैं, ठीक। और जब हम चेक रिसीव करते हैं और उसी दिन जाके हम डिपॉजिट करते हैं, तो जिसका नाम होता है टू मोहन, वो लिख देते हैं। अगर हम चेक रिसीव कर लिए और डिपॉजिट करने के कुछ दिन बाद, तो उसे हम टू चेक इन हैंड के नाम से डिनोट कर देते हैं और वो वाली डेट डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने समझा। और फिर हम क्या करते हैं कि जैसे कि हमने अकाउंट्स की बैलेंसिंग करना सीखा था, सेम बिल्कुल वैसे ही हम बैलेंसिंग करेंगे, दोनों साइड को टोटल करेंगे, और जिस साइड का अमाउंट बड़ा होता है वो दोनों अमाउंट हम लिख देंगे, ठीक। अलग अलग हमें निकालना पड़ेगा, पहले हम कैश का निकाल लेंगे फिर बैंक का निकालेंगे। तो पहले अगर हम कैश का टोटल करेंगे, इधर का भी और इधर का भी, जो भी बड़ा अमाउंट होगा वो नीचे लिख लेंगे, और फिर जो भी जिस साइड का छोटा होगा वहाँ पे कुछ बैलेंस आएगा। मान लीजिए जो भी आया यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है, ये नाम दे देते हैं। इसी तरह अगर बैंक में भी कुछ यहाँ पे कमी आई तो हम बाय बैलेंस कैरिड डाउन कर देते हैं, और फिर सारी चीज़ों को इक्वलाइज कर दिया जाता है। So this was the concept of the cash book. Hope you people have understood all these things and noted down in your notebook. Okay, so we'll meet in the next class. Till then, keep revising these things. Thank you, students. Have a nice day.